हेलो फ्रेंड्स, हमने कॉन्स्टिट्यूशन में अभी तक जो डिस्कस किया है उसका मैं ब्रीफली रिवाइज करवा देता हूं। कॉन्स्टिट्यूशन में अभी एक बार इधर देखते चलो, डायरेक्ट की आवश्यकता नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशन में हमने इसका प्रियम्बल, प्रस्तावना, उद्देशिका डिस्कस किया। उसके बाद में इसका पार्ट 1 फ्रॉम आर्टिकल 1 to 4 द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, संघ और उसका राज्य क्षेत्र। पार्ट सेकेंड में आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप, नागरिकता के बारे में हमने डिस्कस किया। पार्ट 3 में आर्टिकल 12 to 35 में फंडामेंटल राइट्स, और पार्ट 4 में आर्टिकल 36 से 51 डीपीएसपी, इसके बारे में डिस्कस किया। और 4A में फंडामेंटल ड्यूटीज। तो अभी जेएलओ के सिलेबस में पार्ट 3 तक का और पार्ट 4 तक का ये मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज ये आ रहा है। बाकी के और एग्जाम में ये सारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन आ रहा है। तो एक ये सिमिलर पेयर इसका प्रोविजन है, इसलिए एक पार्ट 1 से पार्ट 4A का हमको बनाना है। पार्ट 5 आर्टिकल 52 से 151 द यूनियन, संघ के बारे में है। पार्ट 6 152 से 237 द स्टेट, राज्य के बारे में है। और पार्ट 7 सेवंथ अमेंडमेंट से 1956 में रिपील हो गया, एक आर्टिकल 238 हुआ करता था। एट पार्ट 239 से 242 यूनियन टेरिटरी, संघ राज्य क्षेत्र। हमारे देश में 28 स्टेट हैं और 8 यूनियन टेरिटरीज हैं, 8 केंद्र शासित प्रदेश हैं, संघ राज्य क्षेत्र हैं। ये एक पेयर पार्ट 5 से 8 तक का हमको बना के इसको देखना है, इजीली लर्न हो जाएगा। तो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 to 4 ये हमने डिस्कस किया, कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन किए गए हैं। और सेकंड पार्ट है सिटीजनशिप का, आर्टिकल 5 to 11 में इसको हमने डिस्कस किया। आर्टिकल 5 to 11 में सिटीजनशिप के रिगार्डिंग। थर्ड पार्ट ये जेएलओ तक, थर्ड पार्ट तक बहुत बहुत मोस्ट इंपोर्टेंट एरियाज है, सारे केस लो वगैरह यहीं से पूछे जाने हैं। आर्टिकल 12 to 35 है फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकार, जिसमें 12 स्टेट को डिफाइन किया गया है। आगे हम देखेंगे स्टेट यानी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी और अदर अथॉरिटी, ये 12 की डेफिनेशन। 13 में लॉ इनकंसिस्टेंट विद और इन डेरोगेशन ऑफ फंडामेंटल राइट्स, मूल अधिकारों से असंगत और उनका अल्पीकरण करने वाली विधियां। तो ये फंडामेंटल राइट में ये दो आर्टिकल 12 और 13, 12 स्टेट को डिफाइन करता है, 13 बताता है कि जो फंडामेंटल राइट के अगेंस्ट है वो वॉइड हो जाएगा। 6 राइट फंडामेंटल राइट में, पहला राइट है राइट टू इक्वलिटी, आर्टिकल 14 to 18। तो 14 to 18 इक्वलिटी बिफोर द लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ द लॉज, ये आर्टिकल 14 है, ये इससे रिलेटेड केसेस हैं। आर्टिकल 15 क्लोज 1 to क्लोज 6, 1 और 2 कहता है डिस्क्रिमिनेशन नहीं होगा, 3, 4, 5, 6 कहता है इन आधारों पर डिस्क्रिमिनेशन होगा। जैसे अभी आप में से कुछ जने एडमिशन की तैयारी कर रहे हैं, जैसे आप एलएलबी में एडमिशन चाहते हैं, आप एलएलएम या क्लेट पीजी में चाहते हैं, तो ये आर्टिकल 15 में जो रिजर्वेशन एससी का, एसटी का, ओबीसी का, वुमेन का, इस नाते से अभी ईडब्ल्यूएस का, ये रिजर्वेशन रिगार्डिंग एडमिशन, ये इससे रिलेटेड केसेस हैं आर्टिकल 15 से रिलेटेड। ये 15, 16 की एक कंपैरिजन टेबल हमने डिस्कस करी। आर्टिकल 16 क्लोज वाइज, ये हमने क्लोज 1 to क्लोज 6 इसका डिस्कस किया। इसका भी 16 का 6 और 15 का 6 दोनों ही 103rd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के द्वारा 2019 में ईडब्ल्यूएस का रिजर्वेशन इसमें ऐड हुआ, ये हमने डिस्कस किया। इसके केसेस हैं 16 से रिलेटेड। फिर 17 आर्टिकल अबोलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, अस्पृश्यता का अंत, ये इसका केस है। और 18 अबोलिशन ऑफ टाइटल। तो ये हमारा फर्स्ट राइट कंप्लीट हुआ, आर्टिकल 14 to 18 फंडामेंटल राइट में, राइट टू इक्वलिटी। ये 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में अमेंडमेंट किए गए। एक तो प्रियम्बल में 3 वर्ड जोड़े गए, सोशलिस्ट, सेक्युलर और इंटेग्रिटी। और इसके बाद में आर्टिकल 39A, 43A, 48A और 51A, ये 42nd अमेंडमेंट से जोड़े गए। सेकेंड राइट जो फंडामेंटल राइट में है, आर्टिकल 19(1)A से G तक, जो 19 से 22 तक है, उसमें 19(1)A से G और इसके रेस्ट्रिक्शंस हैं क्लोज 2 to 6, ये इसके रेस्ट्रिक्शंस दिए हुए हैं जो हम डिस्कस करते हैं, ये इसके केस लॉज हैं। आर्टिकल 20 क्लोज 1 to 3 और इसके केस लॉज ये हमने डिस्कस किए। आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ लाइफ और पर्सनल लिबर्टी, ये इसके केसेस दिए हुए हैं, इसमें बहुत सारे केसेस हमने इसके अलावा भी डिस्कस किए। आर्टिकल 21A राइट टू एजुकेशन, जो 86 अमेंडमेंट से 2002 में आया, ये एक राइट फंडामेंटल राइट में जुड़ा है और एक राइट टू प्रॉपर्टी हटा है। 44th अमेंडमेंट से राइट टू प्रॉपर्टी हटा है और ये 86 से आया। ये 22
तो ये यहाँ तक हमारा 2 राइट कंप्लीट होते हैं। थर्ड राइट है राइट अगेंस्ट एक्सप्लॉयटेशन, आर्टिकल 23, 24 इसके केसेस हमने डिस्कस किए। और फोर्थ राइट है राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, आर्टिकल 25 से 28 इसके केसेस भी हमने डिस्कस किए। फिफ्थ राइट है कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट, आर्टिकल 29 और 30 में ये है। और सिक्स्थ राइट है राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडी, आर्टिकल 32 टू 35। ये 5 रिट्स हैं। अभी एआईबी के एग्जाम में भी पूछा गया क्या 6 रिट इशू की जाती है, तो 6 नहीं की जाती है, 5 रिट्स हैं। आपको इनमें से कोई सी भी रिट पूछ सकता है और मोस्टली एग्जाम में पूछी जाती है, ये ध्यान रखना है। हेबियस कॉर्पस, मेंडाबस, प्रोहिबिशन, सर्सरी और को वारंटो। इसके बाद में फोर्थ पार्ट है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का, आर्टिकल 36 से 51। 4A पार्ट है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, जो 42nd अमेंडमेंट के द्वारा 1976 में आया, सरदार स्वर्ण सिंह कमेटी की रिपोर्ट के आधार पे यूएसएसआर के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने इसको कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया। उसके बाद में फिफ्थ राइट है जो 52 से 151 में है। इसमें हम पार्लियामेंट के बारे में डिस्कस करते हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। इसमें लोकसभा, राज्यसभा, प्रेसिडेंट और राज्यपाल, विधानसभा, विधान परिषद और ऑफिसर्स ऑफ लेजिस्लेचर, ये पार्ट 5-6 की कंपैरिजन टेबल हम इसको डिस्कस करते हैं। और ये 8 पार्ट है यूनियन टेरिटरीज का। तो ये हमारा 5, 6, 7 हटा हुआ है और 8 पार्ट ये पार्लियामेंट की कंपैरिजन टेबल है। ये बजट कैसे पेश करना, अभी बजट जनवरी में पेश होने वाला है अगले महीने, तो ये उससे रिलेटेड प्रोविजन 112 से 117 ये हमने डिस्कस किया। फाइनेंशियल प्रोविजन 124 से 147 सुप्रीम कोर्ट से रिलेटेड प्रोविजन है, जो इसका चैप्टर 5 पार्ट 5 का चैप्टर 4 124 से 147। और प्रेसिडेंट से रिलेटेड प्रोविजन इसी पार्ट में 52 से 62, वाइस प्रेसिडेंट 63 से 69 ये हमने डिस्कस किया। ये एक वोट की वैल्यू निकाली और ये सारे प्रोविजन हमने डिस्कस किए। उसके बाद में 8 पार्ट तक आ गया। 9th पार्ट से पंचायत के बारे में दिया हुआ 243 से 243O और 9A में 243P से ZG और पार्ट 9B में 243ZH से ZT। इनको ये सिमिलर प्रोविजन है इसलिए इनका एक पेयर बना के रखना। 10th पार्ट में SC ST से रिलेटेड प्रोविजन किए गए 244 और 244A 2 आर्टिकल हैं और 2 शेड्यूल हैं 5 और 6। 11th पार्ट में हमने 245 से 263 में रिलेशंस बिटवीन यूनियन एंड स्टेट इसके बारे में डिस्कस किया। इससे मिलता जुलता ये 13th पार्ट है जिसको हम आज डिस्कस करने वाले हैं। 12 पार्ट है 264 से 300A फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट। और 13th पार्ट है 301 से 307 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। तो ये हमने 9th पार्ट में पंचायत से रिलेटेड प्रोविजन डिस्कस किए। स्टेट की डेफिनेशन जैसा मैंने अभी आपको बताया आर्टिकल 12 में, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड पार्लियामेंट, गवर्नमेंट ऑफ स्टेट यानी स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट लेजिस्लेचर, लोकल अथॉरिटी, पंचायत, म्यूनिसिपैलिटी, अदर अथॉरिटी जिसमें यूनिवर्सिटी, सीड कॉर्पोरेशन, फूड कॉर्पोरेशन, गेल, भेल, पावर ग्रिड, ये सारा आ जाता है। अब हम लॉ की स्टडी कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं या लॉ में जाने वाले हैं, तो लॉ मींस क्या है? ये कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 13 क्लोज 3 के सब क्लोज ए में दिया हुआ है। एनी ऑर्डिनेंस यानी अध्यादेश, ऑर्डर, आदेश, बाईलो, उपविधि, रूल, नियम, रेगुलेशन, विनियम, नोटिफिकेशन, अधिसूचना, कस्टम, रूढ़ी और यूसेज, प्रथा, ये विधि क्या है, लॉ क्या है, इसको डिफाइन किया गया है। हमारा पूरा कॉन्स्टिट्यूशन 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ। ये 394 आर्टिकल में दिया हुआ और 16 आर्टिकल इमीडिएट इफेक्ट है यानी 26 नवंबर 1949 को लागू हो गए थे। ये कमिटियां बनी हुई हैं पंचायती राज से रिलेटेड। ये पंचायती राज के प्रोविजन हमने सारे डिस्कस किए। छोटे लेवल पे गांव में जो पंच, उसके बाद में ग्राम पंचायत स्तर पे सरपंच, पंचायत समिति पे प्रधान और जिला स्तर पे जिला परिषद यानी जिला प्रमुख। इसके बाद में नगर पालिका से रिलेटेड प्रोविजन है पार्ट 9A में, और ये इन तीनों का पार्ट 9, 9A और पार्ट 9B की कंपैरिजन टेबल हमने डिस्कस की, जो सिमिलर प्रोविजन है उनके सामने लिख करके। इसके बाद में पार्ट 10 SC ST एरियाज के बारे में है। इसमें 2 शेड्यूल हैं 5 और 6। फिर पार्ट 10 के बाद में 11 ये सेंट्रल स्टेट रिलेशन, इसमें हमने तीनों लिस्ट, यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट। यूनियन लिस्ट इसमें 97 सब्जेक्ट है, पार्लियामेंट लॉ बनाता है। 66 स्टेट लिस्ट जिसमें स्टेट लेजिस्लेचर लॉ बनाता है और 47 सब्जेक्ट कॉन्करेंट लिस्ट में है। इसमें पार्लियामेंट और स्टेट का लेजिस्लेचर दोनों ही लॉ बनाते हैं। ये वही 11 पार्ट है। इसमें 2 चैप्टर हैं। चैप्टर 1 है 245 से 255 लेजिस्लेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट।
संघ और राज्यों के बीच विधायी संबंध, और चैप्टर सेकंड है 256 से 263 एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, यानी संघ और राज्यों के बीच प्रशासनिक संबंध। यहां तक हमारा 11 पार्ट कंप्लीट होता है। और 264 से 300A तक फाइनेंस, प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्ट्स एंड सूट्स, ये हमने डिस्कस किया। आज हम यहां से 301 से 307 ये डिस्कस करने वाले हैं। इसको आप अपने बैरेक्ट में देखिए। हमारा ये पार्ट 13 है, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, 301 से 307। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता। आर्टिकल 301 के साथ लिख लो आर्टिकल 19(1) का जी। आप इधर इनके साथ में देखते चलो। ये 301, ये इसमें ये भी लिख लेना या ध्यान रख लेना, ये जो पार्ट है आप ऐसा थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा नोट भी कर लेना। ये पार्ट हमने ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया है। ये ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के हमने लिया है इसको, ये ध्यान में रहे। कई बार ये पार्ट 13 ऑस्ट्रेलिया के कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया है हमने कॉन्स्टिट्यूशन में। आप चाहो तो इस पार्ट के साथ में 13 लिख लो। ये जो पार्ट है, ये 13 पार्ट, इसके साथ ऑस्ट्रेलिया लिख लो। और ये लिख लो आर्टिकल 19(1) का जी। आर्टिकल 19(1) का जी लिख लो। वो भी यही बात करता है, प्रोफेशन, ऑक्यूपेशन, ट्रेड एंड कॉमर्स, जो हमारा फंडामेंटल राइट है। और यहां पर हम बात कर रहे हैं कि ये भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य, समागम की स्वतंत्रता, यानी हमारा एक स्टेट से दूसरे स्टेट में जो भी गुड्स आते हैं जाते हैं, जो भी माल आएगा जाएगा, जैसे ट्रकों के द्वारा, ये मालगाड़ी जो रेलगाड़ियां हैं इनके द्वारा जो सामान आता है, उससे रिलेटेड प्रोविजन है आर्टिकल 301, फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस ऑफ दिस पार्ट मींस पार्ट 13, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स थ्रू आउट द टेरिटरी ऑफ इंडिया शैल बी फ्री। इस भाग के अन्य उपबंधों के अधीन रहते हुए भारत के राज्य क्षेत्र में सर्वत्र वाणिज्य और व्यापार, वाणिज्य और समागम आबाद होगा। आबाद यानी इसको रोका नहीं जाएगा। इसका मतलब ये नहीं कि कोई टैक्स नहीं लगेगा, टैक्स तो लगेंगे, जो एज पर लो जो टैक्स दे रखे हैं वो सारे टैक्स लगेंगे, लेकिन व्यापार वाणिज्य की स्वतंत्रता होगी, उस पर कोई रोक नहीं लगाई जा सकती। एक चीज ये ध्यान रखना, जिस जगह पे जिस चीज का प्रोडक्शन हो रहा है वहां की जरूरतें पूरी होने के बाद में एक्सपोर्ट किया जाएगा, उसको निर्यात किया जाएगा। ऐसा नहीं वहां तो किल्लत हो रही है सामान की और बाहर एक्सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं होगा। जैसे बासमती राइस जहां पे होता है, तो जहां होगा वहां की जरूरत पूरी हो गई, उसके बाद में बाहर जाना, चाहे कोई भी चीज हो, कोई भी गुड्स हो, तो ये इसका जनरल रूल होता है। तो 301 ये कहता है कि पूरे देश भर में, यानी हमारा 28 राज्य और 8 केंद्र शासित प्रदेशों में सब जगह गुड्स एक जगह से दूसरी जगह के जाते हैं। जैसे हिमाचल प्रदेश और जम्मू कश्मीर, यहाँ की एप्पल पूरे देश में जाती हैं, यहाँ का बादाम, अखरोट पूरे देश में जाता है, और ऐसे ही साउथ का काली मिर्च और लौंग ये पूरे देश में जाता है। इसी प्रकार से बाकी नॉर्थ ईस्ट से जो कोयला निकलता पूरे देश में जाता है। हर जगह का कुछ ना कुछ प्रोडक्शन होता है, वो दूसरी जगह जाता है। इसके लिए इसमें कहा गया कि व्यापार वाणिज्य अबाध संचरण होगा। 302 में प्रोविजन किया गया है, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड एंड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति। ये मैंने जैसा अभी आपको बताया, क्या पार्लियामेंट क्या रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। जैसे मान लो हमारे यहाँ तो अनाज की कमी है, गेहूं की, और हम उसी गेहूं को बाहर भेज रहे हैं, तो हमारे यहाँ तो लोग भूखे मर रहे हैं और हम बाहर नहीं भेज सकते। तो ये सरकार ऐसे कुछ लोकल जरूरतों को ध्यान में रखते हुए, आप कभी देखना, कभी काम पड़े तो यहाँ टोंक रोड पे थोड़ा सा आगे चलते हैं, कमल एंड कंपनी के आगे, तो एक FCI का गोडाउन है, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। पर डे कम से कम बता रहा हूं मैं, पर डे कम से कम 50 ट्रक आके यहाँ पे खाली होते हैं पर डे के। 50 से भी ऊपर ही आते होंगे। गांधीनगर रेलवे स्टेशन तक लाइन लग जाती है, ऐसे एक लाइन, वो सारे आके, एक दिन की बात नहीं है, दिल्ली जब भी अक्सर दिल्ली डबल डेकर से जाना होता है, सुबह सुबह जब मैं पैदल जाता हूं तो देखता हूं इतनी लाइन लगी। इसका मतलब जयपुर शहर की हम लगभग 80 लाख आबादी इतना गेहूं रोज चट कर जाते हैं, तभी तो दिल्ली आते हैं, नहीं तो एक दिन आते फिर रुक जाते, 10, 15, 20 दिन, महीने में आते। लेकिन इतना हमारा कंजम्पशन है,
तो ऐसा नहीं यहां से सारा गेहूं हम बाहर भेज दें फिर बाहर से मंगवाएं, ऐसा नहीं, यहां की जरूरतें पूरी हो। अब हमारे पास इतना है नहीं इसलिए हम बाहर से मंगवा रहे हैं। तो ये 302 में पार्लियामेंट इस पे रेस्ट्रिक्शंस लगाएगी, सारे रेस्ट्रिक्शंस रीजनेबल होंगे। एक व्यापार वाणिज्य से संबंधित दो छोटे छोटे केस हैं वो लिख लो। ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया, ओम प्रकाश वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इसमें ओम प्रकाश नाम का एक व्यक्ति हरिद्वार, ऋषिकेश और रानी की खेत, यहां पर वो मांस मछली अंडे का व्यापार करता था, उस पर रोक लगा दी गई। तो उसने कहा आर्टिकल 19(1) में हमारा फंडामेंटल राइट है भाई, और यहां पर दे रखा पार्ट 13 में अबाध संचरण किया जाएगा, तो ये तो हमारा व्यापार है, हम करेंगे। तो कोर्ट ने कहा नहीं कर सकते। वहां जाने वाला तीर्थयात्री पिलग्रिम्स हिंदू है और उनके सेंटिमेंट्स हर्ट होते हैं, इसलिए आपको बेचना है तो आप इसको छुपा करके बेचें, ऐसे नहीं कि चौराहे पे टांग रखी। आपने देखा होगा ये हवा महल से अपने जो एमएलए जीते हैं, ये बाबा जी क्या नाम है इनका, राघवाचारी जी नहीं, राघवाचारी तो हमारे उधर सीकर से थे जिनका अभी ब्रह्मलीन हो गए, बाल मुकुंदाचार्य जी। तो वो उन्होंने ऐसा एक वीडियो वायरल हुआ ना जिसमें उनकी आलोचना वगैरह, ओए मियां हटा इसको, अरे भाई तरीके से कह दो इसको हटाना, प्रशासन हटाए, वो भी उसका भी राइट है व्यापार। लेकिन ऐसा नहीं कि बाहर फुटपाथ से भी बाहर आपने टंगड़ी पूंछड़ी टांग रखी है। तो ये ऐसा ओम प्रकाश के केस में कहा। इसके बाद में एक केस और है हनीराज एल चुल्लानी, लिख लो, हनीराज एल चुल्लानी, हनीराज एल चुल्लानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, हनीराज एल चुल्लानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र, हनीराज एल चुल्लानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। लिख लो, दूसरा केस लिख लो फटाफट, हनीराज एल चुल्लानी वर्सेस बार काउंसिल ऑफ महाराष्ट्र। इसमें हनीराज एल चुल्लानी नाम का एक व्यक्ति जिसने ऑलरेडी एमबीबीएस डॉक्टर था, उसने एलएलबी करी और एलएलबी करके कहा कि मैं आधे दिन तो प्रैक्टिस करूंगा एज एन एडवोकेट, यानी सुबह लंच, बिफोर लंच का जो टाइम है यानी दोपहर तक का समय, उसमें तो मैं प्रैक्टिस करूंगा और आफ्टर लंच मैं डॉक्टर की प्रैक्टिस करूंगा। तो इसलिए मेरे को सनद चाहिए। कोर्ट ने मना कर दिया, एक व्यक्ति दो सनद नहीं ले सकता। मेडिकल वाली सनद देता है मेडिकल काउंसिल ऑफ इंडिया और ये सनद देता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो मना कर दिया कि या तो तू पेशेंट को मारेगा या क्लाइंट की जेल कराएगा, तो ये इसमें मना कर दिया, नहीं दी गई उसको। जबकि यहां पे और आर्टिकल 19(1) में लिखा हुआ है कि उसको कोई भी ऐसा ट्रेड या कॉमर्स या इंटरकोर्स, यानी उसको राइट टू ट्रेड है, लेकिन फिर भी यहां पे ऐसा कोई व्यापार नहीं कर सकता, ऐसा कोई वाणिज्यिक गतिविधियां नहीं कर सकता, ये कि एक कार्य करिए आप, दोनों नहीं कर सकते। इसके बाद में इसमें लिखिए यूनियन लिस्ट का ये 41 नंबर सब्जेक्ट, इसमें लिख लो यूनियन लिस्ट संघ सूची का 41, अभी हम देखेंगे, पहले एक बार लिख लो यूनियन लिस्ट 41, स्टेट लिस्ट 26, यूनियन लिस्ट 41, यूनियन लिस्ट 41, स्टेट लिस्ट 26 और कॉन्करेंट लिस्ट 33। मैं फिर रिपीट कर देता हूं, आप लिख लीजिए यूनियन लिस्ट यानी संघ सूची 41, स्टेट लिस्ट यानी राज्य सूची 26, कॉन्करेंट लिस्ट यानी समवर्ती सूची 33। अब एक बार जरा कॉन्स्टिट्यूशन में देखिए कि इसमें हमें कौन सी चीजें लिखनी है कि नहीं लिखनी है। एक बार देखो 41 देखो यूनियन लिस्ट का, तो ये 302 को हम डिस्कस करें उससे पहले देख लो यूनियन लिस्ट का 41 नंबर की एंट्री क्या है। लिखो यूनियन लिस्ट में लिखो 41, यूनियन लिस्ट में 41 देखो एक बार क्या है, यूनियन लिस्ट का 41 नंबर एंट्री क्या है, निकालो। यही हम देखो ट्रेड और कॉमर्स की बात यहां कर रहे हैं, तो ये एग्जाम में पूछा जाता है कितने नंबर की एंट्री है यूनियन लिस्ट में, तो ये आपको लिखा दिया मैंने 41 नंबर एंट्री। अब स्टेट लिस्ट का 26 देखो,
स्टेट लिस्ट का 26 क्या है? तो ये भी यहां पर यही बात हम यहां कर रहे हैं, ठीक है, ट्रेड एंड कॉमर्स की। इसके बाद में कॉन्करेंट लिस्ट का 33 नंबर एंट्री देखो, कॉन्करेंट लिस्ट की 33 नंबर देखते चलो साथ के साथ, ये पूछी जाती है एग्जाम में, ध्यान रखना। तो ये भी ट्रेड एंड कॉमर्स का, तो ये तीनों लिस्ट में जो दिया हुआ है ये भी आपको लिखा दिया, ये एग्जाम में पूछे जाते हैं, एंट्रेंस एग्जाम में भी और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी, कोई प्रतियोगी परीक्षा हो उनमें भी पूछा जाता है, एंट्रेंस एग्जाम में भी पूछा जाता है। तो ये चीज ध्यान रखना। एक तो इसके साथ मैंने क्या लिखाया, देखो पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता, यानी इसके बारे में 301 में देखा सब जगह व्यापार वाणिज्य अबाध रूप से हो सकता है। 302 में है कि पार्लियामेंट कुछ रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है, इसलिए मैंने दो केस बताए आपको, हनीराज एल चुल्लानी का और ओम प्रकाश का। एक आर्टिकल 19(1) का जी लिखवाया इनके साथ में, और एक यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट के तीनों एक एक एंट्री मैंने आपको लिखवाई जो इससे रिलेटेड है। अब आपको ये पार्ट 13 समझ में आ गया ना कि हम किसके बारे में डिस्कस करें, और एक मैंने ये बताया ऑस्ट्रेलियन कॉन्स्टिट्यूशन से इंस्पायर होकर के लिया हुआ है, यानी जितना भी देश भर में व्यापार होता है, ट्रेड होता है, वो इस पार्ट से ही डील होता है, पार्ट 13 इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये एक बेसिक सा कॉन्सेप्ट बन गया, यानी अभी तक हमने कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिस्कस किया है वो, और ये याद रह जाए इसलिए 301 से 307, 301 से 307 में व्यापार वाणिज्य समागम, इसके बारे में प्रोविजन किया गया। ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य समागम जितना भी होगा, जितने भी आप हाईवे पे ट्रक चलते हुए देखेंगे, मालगाड़ी देखेंगे, ये सारे प्रोविजन इसके तहत है। 301 से 307 यहां तक समझ में आ गया। 302 देखो, 302 में है पार्लियामेंट में बाय लॉ, ये सारे जनरल प्रोविजन है, ऐसा कोई अपन कोई बहुत बड़ी भारी कोई राज की बात नहीं पढ़ रहे हैं, ये सामान्य जनरल प्रोविजंस हैं जो कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 में दे रखे हैं। 302 देखिएगा, पार्लियामेंट में बाय लॉ इंपोज सच रेस्ट्रिक्शंस ऑन द फ्रीडम ऑफ ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स बिटवीन द स्टेट एंड अनदर और विद इन एनी पार्ट ऑफ द टेरिटरी ऑफ इंडिया एज मे बी रिक्वायर्ड इन द पब्लिक इंटरेस्ट। ये पब्लिक इंटरेस्ट टर्म को पहले भी पढ़ा है क्या कहीं हमने, कहां पढ़ा है? हाँ बताओ, हाँ एग्जैक्ट बताओ कुलदीप, इसका एग्जैक्ट बताओ कहां पढ़ा हमने पब्लिक इंटरेस्ट? आपने 19 तक तो पहुंच गए, हाँ गुड, 19 के रेस्ट्रिक्शन से। अब देखो एक बार के लिए इसको देखो, ये चीज ध्यान रखनी है, क्योंकि इसमें भी जो रेस्ट्रिक्शन लगा रहा है 302 में पार्लियामेंट, वो किस में लगा रही है, ये ध्यान रखना, पूछा जाता है एग्जाम में, इन द इंटरेस्ट ऑफ, किसका इंटरेस्ट है यहां पे, लास्ट की लाइन पढ़ो, हाँ देखो लास्ट में दे रखा पब्लिक इंटरेस्ट, लास्ट की लाइन पढ़ लो ना, वहां रहने वाले लोगों के हित में। तो मैंने ओम प्रकाश वाला केस लिखा है वो इसीलिए था, वो कह रहा मैं व्यापार करूंगा, अरे भैया हरिद्वार ऋषिकेश जाने वाले हिंदू तीर्थयात्री हैं, आप वहां पे मांस मछली खुले में बेचोगे तो हमारी धार्मिक भावनाएं आहत होंगी, किसके तहत रेस्ट्रिक्शन लगाया, जनहित, पब्लिक इंटरेस्ट में, ठीक है। ऐसे हनीराज एल चुल्लानी वो कह रहा मैं आधे दिन तो एडवोकेट की प्रैक्टिस करूंगा एज एन एडवोकेट, और आधे दिन में डॉक्टर का पेशा करूंगा, यानी पेशेंट देखूंगा, तो कोर्ट ने मना कर दिया, किसमें किया, जनरल जो पब्लिक का इंटरेस्ट है उसमें, जनहित में। अब देखिए यहां पर ये ध्यान रखना है, एक बार इधर देखो, इस ये 302 का ये रेस्ट्रिक्शन बहुत बार एग्जाम में पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है आपको, यहां क्यों पूछेगा एग्जामिनर, यहां इसलिए पूछेगा कि वो हमारे दिमाग में फिट हो रखा 19 वाला, 19 के रेस्ट्रिक्शन, इसलिए यहां पूछेगा। ये देखो मैं यहां से बता देता हूं आपको, ये देखिए आप 19 का क्लोज 2 में जो रेस्ट्रिक्शन है एक बार निकालो, उसमें कहीं पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं, देखो एक बार 19 का 2, कुलदीप 19 का 2 निकालो, आर्टिकल 19 का क्लोज 2 निकालो प्रियंका, 19 क्लोज 2, इसमें एट रेस्ट्रिक्शंस है, उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं है, नहीं है ना, चलो एक पहला हट गया, 19 क्लोज 2 हट गया, 19 का क्लोज 3 देखो जरा, इसके ठीक नीचे
जो रेस्ट्रिक्शन है उसमें पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं है? नहीं है, दूसरा भी हट गया। 19 का 4 है, इसमें पब्लिक इंटरेस्ट है कि नहीं है? देखो, नहीं है। तो ये कितने गए? 19 का क्लोज 2 गया, 3 गया, 4 गया। अब 5 देखो, 5 और 6 दोनों में है। 5 देखना एक बार, इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक लिखा होगा ना, 5 में आ गया ना। अब देखो, एक तो उधर अपने को लिखना है 19 5 और 19 का 6 भी देख लो। 6 में तो एक ही रेस्ट्रिक्शन है, एक ही रेस्ट्रिक्शन है 6 में, वो यही है। तो यानी ये जो राइट दे रखे हैं, अब देखो इधर ये डी है, इसमें क्या राइट है? बस जाने का स्वतंत्रता है। देखो, जो अच्छा बोलेगा उसको लोग सुनेंगे, जिसको लोग सुनेंगे अपनी पार्टी बनेगा, पार्टी बनेगी, सब जगह घूमेगा। तो ये घूमने का, ये बस जाने का, और ये कमा के खाने का। ऐसा मैंने आपको इजी ट्रिक बताया था, याद हो जाए। तो जहां व्यक्ति हम बसते हैं, कहीं पे अपना रेजिडेंस बनाते हैं, तो हर कहीं नहीं बना सकते। जैसे मान लो कहीं ऐसा मोहल्ला हो, किसी समाज की सोसाइटी इकट्ठी हो, आजकल तो ऐसा प्रचलन बहुत ज्यादा चल रहा है पर्टिकुलर समाज की। जैसे अपना इधर महावीर नगर कटा हुआ है, महावीर नगर में मोस्टली जैन समाज के लोग हैं। तो ऐसे में कोई मान लो मुस्लिम समाज का कोई व्यक्ति आ जाए, या हम लोग झाड़ोल कोटड़ा इधर के ट्राइबल एरिया में जाके कहीं हम बसेंगे, तो हमें रोका जा सकता है, नहीं आप नहीं बसेंगे, यहाँ जनहित को ध्यान में रखते हुए। ऐसे ही हर जगह जाने आने पे भी और बसने पे भी, और 19(1) का जी हर तरह का ट्रेड या व्यापार करने पे, इस पे भी रेस्ट्रिक्शंस लगाया जा सकता है। ये क्या दे रखा है यहाँ पे? इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, वहां रहने वाले लोगों का हित, यानी पब्लिक इंटरेस्ट। ये आर्टिकल 19 का क्लोज 5, ये दोनों में 5 इसलिए कि दोनों रेस्ट्रिक्शन एक ही है, और ये 6। अब उधर 302 में जो रेस्ट्रिक्शन आया है, उसके साथ में लिखिए आप आर्टिकल 19 का क्लोज 5 और 19 का क्लोज 6, यहां पे लिख लो आप, यहां लिख लीजिए, याद रह जाएगा अच्छे से, इसलिए लिखो आर्टिकल 19 क्लोज 5 और 6, ये लिखिए इसके साथ। इसमें जो जनता का इंटरेस्ट है उसको ध्यान में। अब जनता का इंटरेस्ट यानी क्या? ये बड़ा वाइड सेंस में है। जैसा मैंने आपको कहा कि हमारे यहाँ पे गेहूं की हमको आवश्यकता है, चावल की हमको आवश्यकता है, दाल की हमको आवश्यकता है, या तिलहन के तेल की, जो भी कंजम्पशन की चीजें हमें आवश्यकता है, यहां नहीं लेके बाहर भेज रहे हैं। ऐसा अंग्रेजों के समय तो होता था कि भारतीय भले भूखे पड़े रहेंगे, वो हर अच्छी चीज को अपने देश में भेजते थे, चाहे वो मैंगो हो, चाहे एप्पल हो, चाहे बाकी का अच्छी क्वालिटी का बासमती राइस हो। अब नहीं भेज सकते। अब पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, किसमें? जनहित में। अरे भैया, यहां की भी तो लोग है ना, पहले इनके लिए, उसके बाद में जो सरप्लस है, जो एक्स्ट्रा है, उसको आप एक्सपोर्ट कर सकते हैं। ये पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगाएगी। किसके आधार पे लगाएगी? जनरल इंटरेस्ट, जनहित के आधार पे। ये ध्यान रखना, पब्लिक इंटरेस्ट, जनहित में या लोकहित में। ये एग्जाम में बहुत बहुत बार पूछा जाता है, इसको ध्यान में रखना। 303 रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड्स टू ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। रोक लगाई जा सकती है, लेकिन इनका भी तो आर्टिकल 19(1) में फंडामेंटल राइट बनता है। जो रोक लगाई जाती है वो जनरल इंटरेस्ट में ही लगाई जाती है। जैसे मैंने अभी एग्जांपल दिया था उनका, हवा महल के जो अभी सांसद, वो विधायक हैं, हवा महल के विधायक, तो उन्होंने कहा ना, ए मियां ये हटा, तो उनको एक लिमिट में रहते हुए, ऐसा नहीं आप जाओ मुस्लिम मोहल्लों में जाओ, वहां पे सार्वजनिक रूप से टंगड़ी पूछड़ी टंगी हुई है, क्योंकि उनको इससे आपत्ति नहीं है। लेकिन वो कोई मान लो जैन समाज का मोहल्ला है, वो लोग खाते नहीं, वहां पे लगा दोगे भयंकर जोरदार वाला झटका मीट, हलाली मीट, तो वो तो धार्मिक भावनाएं आहत होंगी ना, इसलिए उनको रोका जा सकता। हाँ, हटाए। देखो, दारू के ठेके हटाते ना कई जगह से, इसी में हटाते, जनरल इंटरेस्ट में। किस चीज का चल रहा है? हाँ 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 हाँ, तो वो इसमें करवाया, इंटरेस्ट, जनरल इंटरेस्ट,
हाँ जनहित में, पब्लिक इंटरेस्ट में। जनरल इंटरेस्ट नहीं, देखो दो तरह के इंटरेस्ट है, जनरल इंटरेस्ट अलग है, पब्लिक इंटरेस्ट। पब्लिक इंटरेस्ट मींस वहां के रहने वाले लोकलाइट्स हैं, जैसे आप कह रहे हो मुस्लिम्स को रोका जा सकता है। हमारे इन्होंने बताया मथुरा में हमारे मंदिरों के पास में ऐसे कोई दारू के ठेके, नॉनवेज की दुकान या अंडे की या ऐसी है तो उनको हटवाया जा सकता है वहां से। हाँ आपको वहां पर कुछ भी वेज नहीं मिलेगा। तो वो वहां के जनरल यानी पब्लिक इंटरेस्ट में उन चीजों पे रोक लगाई जा सकती है। जितनी भी चीजें हटती ना, दारू का ठेका, मीट की दुकान, ये इस प्रकार की इसमें हटाई जाती है। हाँ वो पुराने जमाने की कथा है कि भगवान कृष्ण की मूर्ति थी। हाँ तो वो क्या, भगवान ने उनको ऐसा, जब ये मूर्तियां तोड़ रहे थे तो उन्होंने वो भगवान की मूर्ति ले आए, और जैसे किसी को पाव चाहिए तो भी वही मूर्ति रखी रहती थी, आधा किलो चाहिए तो भी वही रखी रहती थी, और इससे ज्यादा चाहिए तो भी वही, उसी से सारा होता था। ये पुरानी पौराणिक कहानी भी है। हाँ तो उन्होंने कहा नहीं, वो केस तो इसलिए आया कि अब लोगों ने क्या ऐसे कोई खंडित करके उनके बाट बना के ऐसे तोलोगे जो हिंदू देवी देवताओं की, तो धार्मिक भावनाएं आहत होगी। कई जूतों पे और इन पे, टी शर्ट पे, इन पे ऐसे फोटो बना देते हैं, चप्पल पे बना देते हैं, वो भी गलत है। वो किसकी भावनाएं आहत हो रही है? जनता की। तो उसमें रोक लगाई जा सकती। कोई ये नहीं कह सकता कि हम तिरंगा, चप्पल पे तिरंगा बना के बेचेंगे, ऐसे नहीं। या यहाँ पे हुआ था ना अमेरिका में, कहाँ पे कोई इनर वियर पे ऐसे तिरंगा बना दिया कि भाई तुम तुम्हारा वाला बना लो, यूनियन जैक बना लो तुम इंग्लैंड वाला, हमारे वाले को कच्छे पे नहीं बनाना है ना, चड्डी बनियान पे बनाने की चीज नहीं है। तिरंगा हमारे लिए शान का विषय। किस में रोका गया उसको? पब्लिक इंटरेस्ट में। पब्लिक इंटरेस्ट में रोक देंगे तो ऐसे चप्पल पे छाप दिया, ऐसे विवाद हो रखे हैं अपने देश में। नहीं, वो उस देश को फिर हमारी एम्बेसी आपत्ति दर्ज कराती है, हमारा वहां के एम्बेसडर को बुला के कहते हैं कि तुम्हारे यहाँ ऐसी चीजें रोको। और दीपावली पे भी जैसे पटाखे, उन पे लक्ष्मी जी का, गणेश जी का चित्र लगा के बनाते हैं, तो वो भी आपत्तिजनक है, क्योंकि पटाखा फूटेगा तो चीथड़े उड़ेंगे। तो हमारे देवी देवता इसलिए थोड़ी चीथड़े उड़ा दो। फिर ऐसे मोहम्मद साहब का बना दो, एक ईसा मसीह का बना दो, चीथड़े उड़ाओ, देखो वो अपने चीथड़े नहीं उड़ा दें तो वो सहन नहीं करते। हम उल्लू के पट्टे हैं, हम वही चलाते हैं। गणेश साहब खैनी खाते हैं, उनको खिला दो, देखे पैगंबर साहब वाली खैनी। हाँ अभी मनाएंगे, कई देखना यहाँ सांता क्लॉज बिकेगा इस कोने पे, तो अपने बच्चों को भी ऐसे ही कार्टून बना देंगे। हाँ नहीं मनाते, वो प्रसाद ही नहीं खाते हैं। आप जाओ अभी देखना, सेवैयां खाने आ जाना, चले जाते हैं, क्योंकि फिल्मों में ऐसा दिखा दिया, नैरेटिव सेट कर दिया। किस में रोक सकते हैं ऐसी सारी चीजें? पब्लिक इंटरेस्ट में। ये जनहित नहीं है। अरे भाई 18% मुसलमान है तो 80% पे थोपोगे थोड़ी, तुम तुम्हारा मनाओ, हम मना थोड़ी करें, हम हमारा मनाएंगे। धार्मिक भावनाएं भी आहत नहीं होनी चाहिए। ये सारा लव जिहाद का चक्कर चलाया हुआ, इसीलिए आज फंसती हैं लड़कियां। ये पहले तो मुस्लिम के नाम से फिल्मों में आते ही नहीं थे। जैसे दिलीप कुमार आया, यूसुफ खान के नाम का एक जना आया, उसको अपना नाम हिंदू रखना पड़ा, दिलीप कुमार। एक लड़की आई, उसको अपना नाम मीना कुमारी रखना पड़ा, मुसलमान के नाम से फिल्म ही नहीं देखते थे। अब उसके बाद चला ये सलमान खान, और इनको ऐसे हाईलाइट कर दिया किंग खान। ये दाऊद इब्राहिम और इस गैंग की वजह से हुआ। अब ऐसा कुछ नहीं है। तो जहां जहां हम पॉलिटिकल इश्यू में नहीं जाते, हम सीधी सीधी सरल बात कॉन्स्टिट्यूशन की करते हैं। जहां जहां जनहित जुड़ा हुआ है, पब्लिक इंटरेस्ट जुड़ा हुआ है, उन पे रेस्ट्रिक्शंस लगा सकती है। कौन लगाएगी रेस्ट्रिक्शन? पार्लियामेंट। पार्लियामेंट कैन इंपोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ग्राउंड ऑफ पब्लिक इंटरेस्ट। जनहित के आधार पे संसद निर्बंधन लगा सकती है। ये 301 में देखा, 303 देखिएगा। इन पे होता क्या है, आप देखो दो चीजें होती हैं। एक तो होता है ऑब्सीन, एक होता है ऑब्जेक्शनेबल। पब्लिक इंटरेस्ट और भी बहुत सारी चीजों पे हो सकता है। हमारे ऐसा नहीं कि कोई मुस्लिम ये नॉनवेज वाली ये लगाते हैं, यहीं से धार्मिक भावनाएं, भावना और धार्मिक भावना में भी फर्क है। जैसे आपका नाम भावना है, ऐसे भावना और धार्मिक भावना में, जैसे लड़कियों की, महिलाओं की दुकान पे जाओ, महिलाओं की दुकान मीन्स कोई महिलाएं बिकती है ऐसा नहीं, महिलाओं का सामान बिकता, उस दुकान पे जाओ, ऐसे ऐसे डमी बना रखे हैं, उनको कच्छे बनियान पहना पहना कर वो हवा में झूलते रहते हैं, वो भी ऑब्जेक्शनेबल है। अपना तो इनडिसेंट रिप्रेजेंटेशन ऑफ वुमेन एक्ट है पूरा का पूरा, और वो उन्हीं को पहना पहना के लटकाए रखते हैं। वो भी आप इंटरेस्ट ऑफ जनरल पब्लिक, उनको भी रोका जा सकता है। पुलिस वाले रोक सकते हैं, लेकिन वो पुलिस वालों को पैसा देते हैं, पुलिस वाले रोकते नहीं है। ये ध्यान रखना। वो भी व्यापार है, मैं व्यापार के एग्जाम्पल दे रहा हूं। हाँ वो आपत्तिजनक है। टोंक फाटक नहीं, पूरे जयपुर के प्रमुख प्रमुख जगह पे ऐसे बैनर लगे जिसमें जॉकी
इस इनर वियर इनके ऐसे ऐड लगे थे, बहुत ऑब्जेक्शनेबल पहले लगे थे, अब तो इसके लग रहे हैं, ये वो जो इनर पहनते हैं ना सर्दियों में, उसके लग रहे हैं इस समय। हाँ हाँ, तो इनकी साइड्स पे रोक हो सकती है इन पे, चाहे तो कोई ध्यान दे तब ना। हाँ, तो हम रीट में कहाँ जाते हैं, हम सुप्रीम कोर्ट जाएं और इन पे लगाएं तो लग जाती है, ऑब्जेक्शनेबल और ऑब्सीन सब पे, चाहे उर्फी। इन पे सब पे लगी हुई है वो, बट जो ये सर्वर यूज करते हैं ना, हाँ, इंडियन सर्वर यूज, वो बाहर का करते हैं जिससे वो नहीं, फिर भी इंडिया में रेस्ट्रिक्शन लग सकता है, अगर सीरियसली कोई एक्शन ले तो सब पे लग सकता है। सुषमा स्वराज ने उस समय 400 से ऊपर साइट बैन की थी एक साथ। साइट तो अभी भी बैन है, हाँ गूगल पे भी बैन है, हाँ, ठीक है, बट ये जो भी चीज आ रही है वो इंडिया सर्वर से आई थी। हाँ, तो उनको भी यहाँ रोका जा सकता है, ये चाहे जैसे अपना नेट बंद कर देते हैं ना, कोई भी चीज रोक देते हैं, ऐसे क्या करो। डांस किया है भगवान का, वहां भगवान की मूर्ति जाके तो वहां की जो कम्युनिटी उसने कहा कि आप ऐसे कैसे कर सकते हो भगवान जाने, तो उसने पता क्या कहा कि मैं इंडियन वुमेन हूँ, मेरी मर्जी में आप जो भी कर रहे हो मैं ठीक कर, नहीं ऐसे नहीं कर सकता, ऐसे आप जहां देखो इसमें क्या लिखा हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट है तो उसको रोकना पड़ेगा, हमारे देश लोकतंत्र से चलता है, ऐसे तो कोई आके भगवान के साथ अश्लील हरकत कर जाएगा तो ऐसे थोड़ी चलेगा, नहीं चलेगा इस देश में। पब्लिक इंटरेस्ट, जन भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए, किसी भी धर्म की, किसी समुदाय विशेष की, किसी की भी जन भावनाएं आहत नहीं होनी चाहिए। ऐसा सुनते हैं ना, कहीं पे अंबेडकर जी की मूर्ति तोड़ गए, कहीं पे कोई और हमारे महापुरुष की मूर्ति खंडित कर गए, तो वो सब जनहित। तो हम बात कर रहे हैं व्यापार वाणिज्य के संबंध में, ऐसा कोई भी व्यापार वाणिज्य, जैसे अभी मकर संक्रांति आने वाली है, पतंग पे इस तरह की कोई आपत्तिजनक चीजें बना के उड़ाने लग जाए। यहाँ पे एक बार जयपुर में हुआ था, लिटरेचर फेस्ट हुआ था, जिसमें गाय की ऐसे बना के हवा में लटका दी थी, उतरवाया, फिर इसको नीचे उतारो, तुम्हारा व्यापार कर रहे हो तो गाय हमारे लिए आस्था का केंद्र है, उसको तुमने हवा में लटका रखा, नीचे उतारिए इसको। अरे ऑब्जेक्शन ये है कि तो फिर सुअर को भी लटकाओ एक बराबर, ऐसे विवाद खड़ा कर दिया लोगों ने। हाँ, हराम मानते हैं, सही नहीं मानते हैं। जो वाल्मीकि समाज है ना अपना, वो सिर्फ इसलिए वाल्मीकि समाज बना कि उनको फोर्सफुली औरंगजेब और इनके समय मुस्लिम बना रहे थे, उन्होंने सुअर पालना चालू कर दिया ताकि उनका पीछा छोड़ देते, उधर मुस्लिम आए नहीं तो वो बच गए हिंदू, इसलिए। चलिए, वो राजनीतिक कारणों में हम नहीं जाते, हम सीधे सीधे कॉन्स्टिट्यूशनल इनको प्रोविजंस को डिस्कस करते हैं। 303 restriction on the legislative powers of the union and the state with regards to trade and commerce। देखो 302 और 303 में कितना सा अंतर है। यहाँ पे आप पार्लियामेंट 302 देखो एक बार, पावर ऑफ पार्लियामेंट टू इम्पोज रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स, व्यापार वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन अधिरोपित करने की संसद की शक्ति के बारे में तो है 302। 303 है रेस्ट्रिक्शन ऑन द लेजिस्लेटिव पावर, यहां पावर बता रहा, किसका पावर है, लेजिस्लेशन का पावर है, ऑफ द यूनियन एंड द स्टेट विद रिगार्ड टू ट्रेड एंड कॉमर्स, व्यापार और वाणिज्य के संबंध में। ऊपर वाले में 302 में तो ये बता दिया कि पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ये तो ग्राउंड बताया। कौन रेस्ट्रिक्शन लगाएगा ये 303 में बता रखा है कि या तो पार्लियामेंट लगाए या स्टेट का लेजिस्लेचर लगाए, यानी हमारी संसद, जो अभी आपने कहा ना इन चीजों पे कौन निर्बंधन लगाएगा, तो पार्लियामेंट या स्टेट का लेजिस्लेचर इन पे रेस्ट्रिक्शन इंपोज कर सकता है। 303 देखिए, क्लोज 1 और क्लोज 2 है इसमें, क्लोज 1 देखिएगा। नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 302 neither parliament nor legislature of a state shall have power to make any law giving or authorizing the giving of any preference to one state over another or making or authorizing the making of any discrimination between one state and another by virtue of any entry relating to trade and commerce in any of the lists in the 7th schedule। अनुच्छेद 303 देखिएगा, व्यापार वाणिज्य के संबंध में संघ और राज्यों की विधायी शक्तियों पर निर्बंधन। अनुच्छेद 303 का खंड 1 है। अनुच्छेद 302 में किसी बात के होते हुए भी 7वीं अनुसूची में से किसी में व्यापार और वाणिज्य के संबंध में किसी प्रविष्टि के आधार पर संसद को या राज्य के विधानमंडल को कोई ऐसी विधि बनाने की शक्ति नहीं होगी जो एक राज्य
को दूसरे राज्य से अधिमान देती हो या दिया जाना प्राधिकृत करती हो अथवा एक राज्य और दूसरे राज्य के बीच कोई विभेद करती हो या किया जाना प्राधिकृत करती हो। देखो अभी हमने यूनियन लिस्ट का एंट्री नंबर 41 लिखी थी ना, इसमें यूनियन लिस्ट की 41 नंबर एंट्री, स्टेट लिस्ट की हमने 26 एंट्री लिखी और कॉन्करेंट लिस्ट की 33 नंबर एंट्री। तो ये कह रहा है ऐसा नहीं किसी एक स्टेट को तो आप, जिसमें स्टेट में भेदभाव हो कि हम इस स्टेट को, जैसे अभी अपने राजस्थान में तो अक्सर अकाल पड़ते रहते हैं, अभी तो खूब पानी की और सिंचाई की अच्छी व्यवस्था हो गई, तो मान लो हरियाणा वाले और पंजाब इधर से चारा आता है, चारा पशुओं के लिए अकाल के समय, तो वो कहते हैं हम राजस्थान को नहीं भेजेंगे, बाकी किसी भी स्टेट को भेज दें। क्यों भाई, राजस्थान से भेदभाव क्यों? या हम इस स्टेट को नहीं भेजेंगे, दूसरे को भेज दें। ऐसा भेदभाव करने वाला कोई भी लीगल प्रोविजन ना तो पार्लियामेंट कर सकती, ना एक स्टेट दूसरे स्टेट से कर सकता कि हम राजस्थानियों को नहीं भेजते, ये ऐसा नहीं कर सकते, या हम पंजाबियों को नहीं भेजते, हम यूपी वालों को नहीं भेजेंगे, बिहार वालों को नहीं भेजेंगे, ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं इंपोज किया जा सकता। ऐसा 303 का क्लोज 1 इस बात को कहता है। क्लोज 2, नथिंग इन क्लोज 1 shall prevent parliament from making any law giving or authorizing the giving of any preference or making or authorizing the making of any discrimination if it is declared by such law that it is necessary to do so for the purpose of dealing with a situation arising for scarcity of, यानी सामान की कमी, scarcity of goods, scarcity of goods in any part of the territory of India। आर्टिकल 303 का क्लोज 2 देखिएगा, खंड 1 की कोई बात संसद को कोई ऐसी विधि बनाने से नहीं रोकेगी जो कोई ऐसा अधिमान देती है या दिया जाना प्राधिकृत करती है अथवा कोई ऐसा विभेद करती है या किया जाना प्राधिकृत करती है, यदि ऐसी विधि के द्वारा यह घोषित किया जाता है कि भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में माल की कमी से उत्पन्न किसी स्थिति से निपटने के प्रयोजन के लिए ऐसा करना आवश्यक है। मान लो हमारे यहाँ तो फूड क्राइसिस है, अनाज है ही नहीं, ऐसे में एक्सपोर्ट हो रहा है, तो स्टेट या सेंटर उस पे रोक लगा सकती है एक्सपोर्ट पे, या उसकी एक लिमिट तय कर सकती है कि इससे ज्यादा एक्सपोर्ट आप नहीं करेंगे, इससे ज्यादा एक्सपोर्ट हुआ, निर्यात हुआ तो हमारे यहाँ क्राइसिस खड़ा हो गया, हो जाएगा। कई बार होता है ना, प्याज के भाव एकदम से बढ़ गए, लहसुन के भाव एकदम से बढ़ गए, वो किस लिए बढ़ते हैं? जो व्यापारी होते हैं बड़े, वो उसको क्या करते हैं, स्टॉक को रोक लेते हैं, स्टॉक को रोकते ही एकदम प्राइस हाई हो जाएगा। हमारे देश में तो आलू प्याज की वजह से एक सरकार गिर गई थी, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार। हम तो ऐसे ही लोग हैं, थोड़ी सी देर में सरकार गिरा देते, कभी टमाटर पहुंच जाता है, कभी लहसुन महंगा हो जाता है। तो ऐसा क्राइसिस होने पर पार्लियामेंट उस पर रोक लगा सकती है, इसको ध्यान में रखना। ये 303। अब अगला देखिए 304। अभी हम क्या डिस्कस कर रहे हैं? हम अभी डिस्कस कर रहे हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के पार्ट 13 का ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत के राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। इसमें हमने 301 में डिस्कस किया कि इस पे पार्लियामेंट कोई रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है। यहाँ पे ग्राउंड दिया हुआ है पब्लिक इंटरेस्ट का, कौन लगाएगा? पार्लियामेंट लगाएगी। यहाँ पे दे दिया सब जगह व्यापार कर सकते हैं, जा सकते हैं, आ सकते हैं। यहाँ है पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगा सकती है, ग्राउंड दे दिया, यहाँ ग्राउंड दिया रेस्ट्रिक्शन का, यहाँ पार्लियामेंट रेस्ट्रिक्शन लगाएगी, ये दिया। और यहाँ पे है अगर कहीं पे किसी चीज की कमी है तो ऐसा विधि बनाई जा सकती है, विभेदकारी नहीं बनाई जा सकती जो एक स्टेट से दूसरे स्टेट में डिस्क्रिमिनेशन करती हो। 304 देखिएगा, 304 में है रेस्ट्रिक्शन ऑन ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स अमॉन्ग स्टेट। राज्यों के बीच व्यापार, वाणिज्य और समागम पर निर्बंधन। आर्टिकल 304 देखिएगा, नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन आर्टिकल 301 और 303 द लेजिस्लेचर ऑफ ए स्टेट में बाय लॉ। अनुच्छेद 301 और 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि द्वारा क्या क्या नहीं कर सकता, ए और बी में दे रखा, और क्या कर सकता है ये दोनों चीजें 304 में देखिएगा। ए, इंपोज ऑन गुड्स इंपोर्टेड फ्रॉम अनदर स्टेट और द यूनियन टेरिटरी any tax to which similar goods manufactured or produced in that state are subject, so however as not to discriminate between goods or so imported or goods so manufactured or produced
यहां पर देखिए 304 हिंदी में, राज्यों के बीच व्यापार वाणिज्य समागम पर निर्बंधन। अनुच्छेद 301 और 303 में किसी बात के होते हुए भी किसी राज्य का विधानमंडल विधि के द्वारा, इसमें ए है यानी कै, अन्य राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकता है। जैसे लगता है ना, कोई भी गुड्स आ रहे हैं जा रहे हैं, उन पे टैक्स लगाया जाना। अभी जीएसटी जो टैक्स है, वन नेशन वन टैक्स करके हमने एक टैक्स लगा दिया, ऐसा स्टेट जो माल बाहर से आ रहा है उस पे भी टैक्स इंपोज करता है। उसकी बात यहां की गई है कि अन्य राज्यों या संघ राज्य क्षेत्र से आयात किए गए माल पर कोई ऐसा कर अधिरोपित कर सकेगा जो उस राज्य में विनिर्मित या उत्पादित वैसे ही माल पर लगता है, किंतु इस प्रकार कि उससे इस तरह आयात किए गए माल और विनिर्मित या उत्पादित माल के बीच कोई विभेद ना हो। कैसे? हमने मान लो बाहर से कोई बासमती राइस है या एप्पल है या मैंगो है, बनाना है, कोई भी चीज हो, उस पे रेस्ट्रिक्शन लगाया, तो हमारे स्टेट में भी उन चीजों पे रेस्ट्रिक्शन लगेगा। ऐसा नहीं बाहर वाले पे लगा दे। जैसे अभी अमेरिका ने किया, इंडिया की कितनी चीजों पे कितना सारा टैरिफ बढ़ा दिया उसने, 40% लगभग। अब हमें भी उनके जो गुड्स हमारे यहाँ आ रहे, भाई हमारा जा रहा उस पे तो उसने 40% लगा दिया, उनके गुड्स पे हमें भी लगाना चाहिए था। लेकिन पता नहीं क्यों हम डर गए, हमारी सरकार कैसे डर गई, ये गलत हुआ। वैसे भारत को इसमें डरना नहीं चाहिए था, बजाय उस पर रेस्ट्रिक्शन लगा देता, ज्यादा से ज्यादा थोड़े दिन हम फाइनेंशियल क्राइसिस से गुजर जाते। लेकिन अमेरिका को भी अक्ल आ जाती, क्योंकि हम 150 करोड़ का देश है। ये लोग बड़े व्यापारिक हितों की वजह से डर जाते हैं, ये अडानी का व्यापार प्रभावित हो जाएगा, अंबानी का हो जाएगा, थोड़े दिन महंगाई बढ़ जाएगी। अपने देश में तो मैंने कहा ना, आलू प्याज में सरकार गिर गई तो इसलिए रिस्क नहीं लिया। बाकी फॉरेन ट्रेड में 1 to 1 होता है, अगर उसने 40% टैरिफ इंपोज किया है तो हमको भी 40% इंपोज करना चाहिए। जिन गुड्स पे उसने किया उन पे हमें कर देना, बराबर है। तू हटा ले, हम भी हटा लेंगे। उसके भी जितने भी नेटवर्क यहाँ पे आ रहे हैं उन पे कर दो, जितने प्रोडक्ट आ रहे हैं उन पे कर दो, अपने आप बढ़ जाएंगे। और ज्यादा, जैसे मान लो आज एप्पल का फोन आ रहा है, उस पे 40% आप टैक्स लगा दो, तो एकदम 40% प्राइस हाई होते ही कौन खरीदेगा उसको? बहुत से लोगों की रीच से बाहर हो जाएगा। और भी बहुत सारे गुड्स आ रहे हैं और जा भी रहे हैं, तो जाने वालों पे तो अमेरिका ने लगा दिया, आने वालों पे भी लगे। ऐसे 304 में कहा गया जो स्टेट के अंदर जो गुड्स हैं उन पे भी ऐसा टैक्स लगे, बाहर से आने वालों पे ही लगेगा। तो फिर इसका मतलब है कि हम बाहर से इंपोर्ट यानी आने ही नहीं देना चाह रहे हैं। इसका मतलब ये हो गया कि बाहर की जो चीजें उन पे हम इतना, छोड़ो मत इसको, इतना इंपोज कर रहे हैं। तो ये हो गया 304 का ए। एक एक चीज समझते चलो, नहीं समझ में पूछ लेना। बी, इंपोज सच रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन। देखो रेस्ट्रिक्शन कैसा? रीजनेबल, ऐसा नहीं मन मर्जी का, अनावश्यक, अत्यधिक लगा दिया जैसे ट्रम्प ने लगाया है। तो इस डोनाल्ड ट्रम्प को बराबर का जवाब देना चाहिए था। ये हमारा एक प्रकार से देखना, इन फ्यूचर अभी तो सब जगह बीजेपी हो रही है, लेकिन आने वाले समय में इसको पॉलिटिकल फेल्योर के रूप में माना जाएगा कि जब ट्रम्प ने टैक्स इंपोज किया तब हमको भी टैक्स इंपोज करना चाहिए था। लोग बोलने लग जाएंगे, क्योंकि सही बात है, वो लोग बोले बिना नहीं रहेंगे। बी, impose such reasonable restriction on the freedom of trade, commerce and intercourse with or within the state as may be required in the public interest। यहाँ फिर वही public interest है जो 302 के लास्ट में आया था, यहाँ पर 304 में बी के लास्ट में आया। उस राज्य के साथ या उसके भीतर व्यापार और वाणिज्य और समागम की स्वतंत्रता पर ऐसे युक्तियुक्त निर्बंधन अधिरोपित कर सकेगा जो लोकहित में अपेक्षित हो, यानी पब्लिक इंटरेस्ट में हो, लोकहित में हो। ऐसा पहले में हमने देखा, जिन बाहर से आने वाले गुड्स पे टैक्स लगाएंगे तो स्टेट के अंदर जो गुड्स हैं उन पे भी वैसा टैक्स लगेगा। और इसका बी है कि पब्लिक इंटरेस्ट में ऐसा रेस्ट्रिक्शन इंपोज किया जा सकता है। किसके बारे में? ये व्यापार वाणिज्य समागम के बारे में, ट्रेड कॉमर्स इंटरकोर्स के बारे में ऐसा रेस्ट्रिक्शन लगाया जा सकता है। इसमें 304 में एक प्रोविजो दिया हुआ, प्रोवाइडेड दैट नो बिल और अमेंडमेंट फॉर द पर्पज ऑफ क्लॉज बी शैल बी इंट्रोड्यूस्ड और मूव्ड इन द लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट विदाउट द प्रीवियस सैंक्शन ऑफ द प्रेसिडेंट। ये ध्यान रखना, एग्जाम में बहुत बार पूछा जाता है। ऐसा कोई टैक्स इंपोज करना है, क्या उस पे प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेनी होगी? यानी पार्लियामेंट में बिल पेश करेंगे उससे पहले लेनी होगी कि नहीं लेनी होगी? लेनी होगी। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, प्रोविजो का क्वेश्चन
बहुत बार आता है और हमें लगता है अरे इसके बारे में क्या प्रेसिडेंट की परमिशन की क्या आवश्यकता है, ये तो हमारा स्टेट लेजिस्लेचर लगा रहा है। यहाँ पे भले ऐसा रेस्ट्रिक्शन पार्लियामेंट इंपोज करे या स्टेट लेजिस्लेचर इंपोज करे, प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन कंपलसरी है। ध्यान में रखना किसके बारे में, ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार और वाणिज्य के संबंध में कोई भी ऐसा पब्लिक इंटरेस्ट में रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना है, कोई भी टैक्स इंपोज करना है तो प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन जरूरी है। हिंदी में देखिए, परंतु खंड 6 के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की पूर्व मंजूरी के बिना किसी राज्य के विधानमंडल में पुनः स्थापित या प्रस्तावित नहीं किया जाएगा। यही एग्जाम में पूछा जाता है। हमें लगता है राज्य के विधानमंडल में पेश करना है, जैसे हमारी राजस्थान की विधानसभा में पेश करना, इसमें राष्ट्रपति की अनुमति की क्या आवश्यकता है, राष्ट्रपति की परमिशन की आवश्यकता है, यह ध्यान रखना, इसके बिना पेश नहीं किया जाएगा। 305, अभी जैसे राजस्थान का भी बजट पेश होगा, सेंटर का भी बजट पेश होगा, अब उसमें ऐसा कोई टैक्स इंपोज करना है। मान लो हमारे राज्य की वित्त मंत्री कौन है, राजस्थान की वित्त मंत्री, राजस्थान के वित्त मंत्री कौन है, हु इज फाइनेंस मिनिस्टर ऑफ द स्टेट ऑफ राजस्थान। आप तो जीके की तैयारी करते हैं ना, हमारे लोग वालों का तो जीके डब्बा डब्बा होता है। नहीं सेम ने मत रखो, दिया कुमारी है भाई, अभी बजट दिया। हाँ डिप्टी सीएम दिया कुमारी को, वो डिप्टी सीएम है, बैरवा की बात कर रहे हो ना, हाँ वो डिप्टी सीएम है दिया कुमारी, अभी बजट पेश करेंगी तब देखना उस दिन। तो उनको कोई मान लो ऐसा रेस्ट्रिक्शन इंपोज करना है, ऐसा कोई प्रोविजन है, तो अभी उनको राष्ट्रपति की पहले परमिशन लेनी पड़ेगी कि हम हाउस के अंदर ऐसा बिल पेश कर रहे हैं। ना पीएम की कॉन्स्टिट्यूशनल हिसाब से कुछ भी नहीं है, वो एक प्रकार से लेजिस्लेटिव, तो हमारी लेजिस्लेचर है उसका हेड होता है, वैसे ओवरऑल सारा हेड प्रेसिडेंट होता है। और वैसे देखें, प्रैक्टिकली देखें, थ्योरेटिकली सारा प्रेसिडेंट है, प्रैक्टिकली सारा प्राइम मिनिस्टर। हाँ कोई बात नहीं, वो झंडा लगाओ चाहे डंडा लगाओ, अपने तो अपना देख लो, वो पॉलिटिकल इश्यू है। अब वो राष्ट्रपति को बुलाएं नहीं बुलाएं, उनका राम मंदिर कोई सरकार ने थोड़ी बनाया, जनता नहीं बनाया, जनता का पैसा, ट्रस्ट वालों ने इनवाइट कर लिया उनको, वो चाहते तो राष्ट्रपति जी को भी इनवाइट, मैं तो चाह रहा हूं प्रधानमंत्री राष्ट्रपति जी को सबको इनवाइट करना चाहिए था। उन्होंने प्रधानमंत्री जी को और परम पूजनीय सरसंघ चालक जी डॉक्टर मोहन जी भागवत इनको इनवाइट किया था, क्या ट्रस्ट है, कर सकता है वो, आप और हमें भी बुला सकता। बाकी एक्टर एक्ट्रेस गए, आप और हम क्यों नहीं गए, क्या हम भारत के नागरिक नहीं है क्या, हमने चंदा नहीं दिया क्या, हमने दिया, हो सकता है उन लोगों ने हमसे ज्यादा दिया, 1 करोड़ से ऊपर वालों को बुलाया होगा, हम तो 1000 की गिनती में ना, इसलिए वो ट्रस्ट है बुलाने वाला और बनाने वाला भी ट्रस्ट है। सुप्रीम कोर्ट ने है, हाँ तो पब्लिक के लिए हुआ, तो पब्लिक इतना अच्छा वेलफेयर का काम हो रहा है जितना और कहीं नहीं हो रहा दुनिया में, बहुत ईमानदारी से लगा रहे हैं। शुरू में लोगों ने विवाद भी खड़ा किया, जमीन के भाव इतने बढ़ गए, इतने में लिया, डीएलसी रेट ये है, पहले ये पे कर दिया, ऐसा। ये दुनिया में अनुपम उदाहरण होगा। मैं तो आप सबसे आग्रह कर रहा हूं 2028 के आसपास जरूर जाना। अभी तो सिर्फ ध्वज दंड लगा है, अयोध्या दर्शन करने पूरा बन जाए उस समय देखना आप, वहां का एयरपोर्ट, वहां का इंफ्रास्ट्रक्चर है। जैसलमेर में तो कोई दारूड़े जाते हैं, क्या करना अपने को, अपने भगवान राम की शरण में जाओ। और 2028 के आसपास जाना, अभी पूरा नहीं बना, मैं जाके आया हूं अभी 6 महीने पे है। अरे इन्होंने वो कालबेलिया डांसर देख ली होगी, ऐसे वो चलती है ना, ऐसे कमर हिलाती है। हाँ नहीं वो पैसे कमाते हैं वो है, वो भी हो सकता है, कोई भी अपना पेट भरने के लिए कोई कैसे भी। हाँ इस समय सर्दियों के टाइम पे वो चरम पे होता है। चलिए, और ये भी बता रहा हूं, वहां के सिर्फ जैसलमेर राजघराने का एक राजकुमार जो यूके पढ़ता था, उसके मन में यार क्या यार ये स्विट्जरलैंड और ये हमारे पास ऐसा कुछ नहीं है क्या, तो उन्होंने एक जगह को डेवलप किया और उसको वही पूरे वर्ल्ड मैप पे ले आए। एक छोटा सा सम के दौरे, ऐसे दौरे हमारे शेखावाटी में खूब है, लेकिन उनको बेचारों कोई पूछता नहीं, क्योंकि हमने उनको हाईलाइट नहीं किया। हमारे उधर बस एक मंडावा में फिल्मों की शूटिंग होती है, वो थोड़ा सा हाईलाइट है। जैसे जयपुर में जगह है सामोद, अब सामोद में एक समय शूटिंग चला करती थी, इस अकबर इसकी चलती थी, ये हैदर अली का पुत्र कौन था, टीपू सुल्तान, उसकी शूटिंग चलती उस समय। क्या सामोद के किले की वहीं की शूटिंग है सारी, संजय खान और ये थे, ये सुजैन खान का बाप था,
उसमें रोल करता था। तो उस समय हर कोई आदमी वहीं जाना चाहता था, क्यों? वो थोड़ा सा हाईलाइट हो गया ना, इसलिए। तो सम हाईलाइट हो गया, ऐसे दोहरे और भी हैं, इनसे सुंदर सुंदर है। साल भर चलता है, 365 दिन चलता है। हाँ, वहीं पे टेंट लगे हुए हैं, लोग जाते हैं ऐसे। सर्दियों में थोड़ा सा ज्यादा जाते हैं, क्योंकि सर्दियों में छुट्टी हो जाती है ना 25 से 31 वाली। कुलदीप तुम तो दोनों जने जाके आ जाओ यार। हाँ, हम तो खूब बार स्टूडेंट के टूर लेके गए हैं ऐसे दोहरों में, ये नहीं बस। वो देश का सारा हिस्सा भगवान की कृपा से 2 बार घूम लिया मैं। स्टूडेंट को, LLB वाले बच्चों को, जब हम नहीं, हमारे उदयपुर में, कुलदीप, उदयपुर में हाई कोर्ट लेके जाते थे, उस समय हम कोशिश ये करते थे, तन्नौर राय माताजी, लोंगेवाला पोस्ट और सम पास में पड़ता तो वो भी दिखा लाएं, और इधर जाते थे दिल्ली सुप्रीम कोर्ट फाइनल वाले बच्चों को, तब कोशिश करते थे वैष्णो देवी तक का। ऐसा ना ना, उनका ध्यान रखना होता था। कई ऐसे शाणे होते थे बस में ही यूं हो जाते हैं, उनका ध्यान रखते, भाई यहां मत करो तुम। हाँ, वो एक दो तो ऐसे निकल ही जाते थे। फिर वो खाना खाने टेढ़े टेढ़े बैठते, उनको अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना। कोई ज्यादा हो जाते तो ऐसे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता। हाँ हाँ यही ले जाने वाले की आफत होती है। इस दौरान भगवान नहीं करे किसी की घटना दुर्घटना हो जाती, लेने वाला फंस जाता है। ये बड़ा समस्या है। विद्यार्थी को ले जाना और एक साथ ले आना बड़ा भारी काम है। चलिए 304 हमने देखा, 305 देखिए। 305 में 305 सेविंग ऑफ एग्जिस्टिंग लॉ एंड लॉज प्रोवाइडिंग फॉर स्टेट मोनोपोलीज, विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां। ऐसा कोई वर्तमान लॉ हो या ऐसा कोई लॉ बनाए जिससे स्टेट मोनोपोली बढ़ जाए, कि भाई हमारे देश में मोस्टली जो मैंगो का प्रोडक्शन होता है वो कहां होता है? यूपी में। अब यूपी चाहे कि इसके भाव सारा मैं ही तय कर दूं, ऐसी मोनोपोली नहीं बनानी चाहिए। या हिमाचल और कश्मीर वो चाहें कि एप्पल का मैं ही तय कर दूं, ऐसी मोनोपोली नहीं लगने दी जाएगी किसी भी ट्रेड, कॉमर्स और इंटरकोर्स के रिगार्डिंग। ये ध्यान रखना। इसीलिए देश में सब जगह के ट्रक हैं। आप हाईवे पे थोड़ी देर खड़े होकर देख लो, आपको तमिलनाडु का भी ट्रक मिल जाएगा, आपको केरला का भी मिल जाएगा। एक जगह से दूसरी जगह आना जाना, आवागमन गुड्स का, गुड्स। हाँ, तो अब गुड्स कोई ऐसा था नहीं हिमाचल से कोई एप्पल लुढ़काएंगे जो राजस्थान तक आ जाएगी। कोई चीज तो लेके आएगी ना, उसको ट्रक लेके आएगा, बस लेके आएगी, ऐसे। ये है आना जाना, इसका मतलब ये। 305 कि भाई पहाड़ों से लुढ़का दी, अपने आप लुढ़कती लुढ़कती आ जाएगी, या आपने इंदिरा गांधी नहर में डाल दो, इधर से आ जाएगी, हम यहाँ ले लेंगे, ऐसा नहीं होगा। तो छोटे देश होते हैं जिनमें लकड़ी का लट्ठा कंपनी का नाम लिख के डाल दिया, टोर्ट्स में ऐसे केस पड़ते हैं, वो लट्ठा किसी दूसरे ने उठा लिया। यहाँ लट्ठा डाल दोगे तो लट्ठा मिलेगा ही नहीं, दुनिया ऐसी है, रास्ते में ही गायब कर देगी। हाँ, सब आ गया, इस इंटरकोर्स में सब आ गया। यहाँ तो तेल की पाइपलाइनें नीचे से जाती है, जिनमें भी लोग छेद करके तेल निकाल लेते हैं। गैस वाले में थोड़ा यूं डर लगता है कि वो फूट जाएगी, मर जाएंगे। तो ये तो मेरा भारत महान है, यहाँ आजादी है सब तरह की। 305 नथिंग इन आर्टिकल 301 एंड 303 shall affect the provisions of any existing law except in so far as the president may by order otherwise direct, and nothing in article 301 shall affect the operation of any law made before, एक मिनट इस पे बोला है देखना, and made before the commencement of the constitution 44th amendment, संक्षेप में देख लो, अभी मैंने काट दिया उसको। Act 1955 in so far as it relates to or prevent parliament or the legislature of a state from making any law relating to any such matter as is referred to in clause subclause 2nd of clause 6 of article 19। ये हमने देख लिया, आर्टिकल 19 का ऑलरेडी क्लॉज 6 का सब क्लॉज 2nd हम डिस्कस कर चुके हैं, फिर भी एक बार हिंदी में देख लो। अनुच्छेद 305 हिंदी में, विद्यमान विधियों और राज्य के एकाधिकार का उपबंध करने वाली विधियों की व्यावृत्तियां वहां तक के सिवाय जहां तक राष्ट्रपति आदेश के द्वारा अन्यथा निर्देश दे
अनुच्छेद 301 और 303 की कोई बात किसी विद्यमान विधि के उपबंधों पे प्रभाव नहीं डालेगी और अनुच्छेद 301 की कोई बात संविधान का चौथा संशोधन अधिनियम, कुलदीप, चौथा संशोधन अधिनियम 1955 के प्रारंभ से पहले बनाई गई किसी विधि के प्रवर्तन पर वहां तक कोई प्रभाव नहीं डालेगी जहां तक वह विधि किसी ऐसे विषय से संबंधित है जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड सेकंड में विनिर्दिष्ट है, या वह विधि ऐसे किसी विषय के संबंध में है जो अनुच्छेद 19 के खंड 6 के उपखंड सेकंड में निर्दिष्ट है। विधि बनाने से संसद या किसी राज्य के विधानमंडल को नहीं रोकेगा। इसमें यह कहा गया है कि आर्टिकल 19(1) ये वाले आर्टिकल 19 का क्लोज 5 क्लोज 6 ये जो फंडामेंटल राइट वाले रेस्ट्रिक्शंस हैं, या प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन ली जानी है, ऐसा 303 में यहां पे हमने देखा, और 303 में हमने देखा कि प्रेसिडेंट की प्रायर परमिशन लेंगे। तो इनका 301 और 303 के इन प्रोविजंस पे पार्लियामेंट को लॉ बनाना है, इस पे कोई रेस्ट्रिक्शन लगाने इससे रोकेगी नहीं। पार्लियामेंट इस मामले में उसको पावर है कि वो इससे रिलेटेड कोई भी लॉ बना सकती है। यह है 305। इसके बाद में 306 पावर ऑफ सर्टेन स्टेट इन पार्ट बी। ये पार्ट बी वाले कैटेगरी के स्टेट हट गए 7th अमेंडमेंट से 1956 में। देखो इसमें लिखा हुआ होगा कॉन्स्टिट्यूशन 7th अमेंडमेंट एक्ट 1956 ऐसा लिखा हुआ है ना। 306 में देखो 306 में ये दिया हुआ कि ये 7वें संशोधन से 1956 में हट गए, 7th अमेंडमेंट से 1956 में रिपील हो गए। अब है 307 लास्ट आर्टिकल है आज की इस क्लास का, और इस टॉपिक का जो पार्ट 13 है हमारा, इसका लास्ट आर्टिकल है 307। हम पार्ट 13 ट्रेड कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार वाणिज्य और समागम, इसमें 301 से 307 में हम डिस्कस करें। 301 से हमने 306 तक का डिस्कशन कर लिया, 306 रिपील है। 307 अपॉइंटमेंट ऑफ अथॉरिटी फॉर कैरिंग आउट द पर्पज ऑफ आर्टिकल 301 टू 304, अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति। ये तो हमने कह दिया कि ये प्रोविजन होंगे। अब आर्टिकल 301 से 304 की जो सिचुएशन है, इसको देखने के लिए कोई अथॉरिटी, कोई प्राधिकारी होना चाहिए, उसके अपॉइंटमेंट का प्रोविजन 307 में। भाई कोई तो मॉनिटरिंग अथॉरिटी होनी चाहिए ना जो इसका ध्यान रखेगी। ये 307 में कहा गया है पार्लियामेंट में बाय लॉ अपॉइंट सच अथॉरिटी एज इट कंसिडर्स एप्रोप्रिएट फॉर कैरिंग आउट द purpose of article 301, 302, 303 and 304 and confer on authority so appointed such power and such duties as it thinks necessary। इसमें प्रोविजन किया गया है अनुच्छेद 307 में, ध्यान से देखें इसको हिंदी में, और इसके साथ लिख लो 263, 307 के साथ में लिख लो आर्टिकल 263। मैं यहां पे भी लिख देता हूं 263। एक बार देखिए 263 में क्या दिया हुआ, आर्टिकल 263 देखो इसमें क्या दिया हुआ है। देखिए लिखा क्यों है हमने 263, कोई तो रीजन होगा। हाँ हाँ, वो हिंदी और इंग्लिश में यही मीनिंग है। देखो वहां पे हमने क्या बनाया है, इंटर स्टेट ट्रेड कॉमर्स है उसके लिए एक काउंसिल बनाई है। ऐसी काउंसिल यहां पर भी बनाने का पार्लियामेंट को पावर दिया गया अंडर आर्टिकल 307 में कि व्यापार वाणिज्य समागम, ये इंटर स्टेट जो ट्रेड कॉमर्स और इंटरकोर्स है विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इसमें किसी प्रकार का विवाद हो जाता तो विवाद को हल करने वाली एक अथॉरिटी होनी चाहिए। जैसे 263 में एक अथॉरिटी बना रखी है इंटर स्टेट डिस्प्यूट रिजोल्यूशन काउंसिल है, ऐसी एक काउंसिल हम यहां पर भी बना सकते हैं, या हो सकता है हम उसी से काम चला लें। एक अथॉरिटी हमने ऑलरेडी बना दी डिस्प्यूट को रिजोल्व करने के लिए, तो हो सकता है वही अथॉरिटी से यहां भी काम चल जाए, नहीं तो एक अथॉरिटी यहां पे बनाई जा सकती है विवाद के हल करने के लिए। 307
पार्लियामेंट में बाय लॉ अपॉइंट सच अथॉरिटी लाइक 263, ठीक है, ऐसा ध्यान में रह जाए। Such authority as it considers appropriate for carrying out the purpose of Article 301, 2, 3, 4 and confer on authority so appointed such powers and such duties as it thinks necessary। 307 अनुच्छेद में कहा गया कि अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजनों के कार्यान्वयन करने के लिए प्राधिकारी की नियुक्ति संसद विधि के द्वारा ऐसे प्राधिकारी की नियुक्ति कर सकेगी जो अनुच्छेद 301 से 304 के प्रयोजन यानी 301, 302, 303 और 304 के प्रयोजनों को कार्यान्वित करने के लिए समुचित समझे और इस प्रकार नियुक्त प्राधिकारी को ऐसी शक्तियां प्रदान कर सकेगी और ऐसे कर्तव्य सौंप सकेगी जो आवश्यक समझे। संसद को ऐसा लगता है कि एक अथॉरिटी अपन अपॉइंट करेंगे तो ऐसी अथॉरिटी अपॉइंट की जा सकती है। अब इसके बारे में एक अथॉरिटी हमने अपॉइंट कर दी पार्लियामेंट ने, कौन सी? जीएसटी काउंसिल। एक बार जरा देखो 269 और 279 ए, 269 का भी है और 279 का ए, ये देखिए, इनके साथ लिख भी देना। हाँ, 269 ए भी लिख लो और 279 ए। हाँ, तो वो भी आ गया और ये भी, दोनों ये तीनों लिख लो इसके साथ। ये देखो 307 में 263 लिख लो, 269 ए और 279 ए। अब हमने एक जीएसटी काउंसिल बना लिया। विवाद किस चीज का होगा? टैक्स कम लगाया, ज्यादा लगाया, इस चीज का विवाद होगा। तो ये 263, 269 ए, 279 ए, ये इसके सिमिलर प्रोविजन हो गए। यहां तक कोई भी बात आप में से किसी को पार्ट 13 ट्रेड, कॉमर्स एंड इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, भारत राज्य क्षेत्र के भीतर व्यापार, वाणिज्य और समागम, आर्टिकल 301 से 307 में कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। कल की क्लास में हम ये पार्ट 14 यूपीएससी, स्टेट पीएससी और जॉइंट पीएससी, इनके बारे में डिस्कस करेंगे। 308 से लेके 323, आज हमने 301 से 307 तक का डिस्कशन किया। इसमें कोई बात आपको पूछनी हो, कोई बात नहीं समझ में आई तो आप पूछ सकते हैं। मेरी ओर से डिस्कशन पूरा हुआ। नमस्कार।